अरे दोस्तों, सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। डेली काम तो दूर की बात है, बेचारे लोग को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। लेकिन जैसे हमेशा होता है ना, गरीब की तकदीर ही खराब होती है। रिच लोगों को चाहे दुनिया उलट जाए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। और यहाँ भी वही सीन है। बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी वालों ने जमीन के अंदर से पानी खींचने के लिए बड़े मशीन्स लगा दिए। जो थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड पानी बचा है वो सीधा सिटी में भेज देते हैं, जहाँ रिच लोग मजे से जी रहे हैं और गरीब बेचारे गांव में सूखे में जान दे रहे हैं। इन्हीं गरीबों के बीच रहती है होम्स फैमिली। ऑनेस्ट, उसकी वाइफ कैथरीन, बड़ी बेटी मैरी और छोटा बेटा जेरोम। ये चारों बड़ी मुश्किल से जिंदा हैं गांव में। ऑनेस्ट के पास एक बड़ा जमीन था जो उसके फादर खेती के लिए यूज करते थे, लेकिन पानी के बिना अब कुछ उगता ही नहीं। ऑनेस्ट ने सरकार से भी कहा था कि मेरी जमीन अभी भी फर्टाइल है, अगर पानी मिल जाए तो मैं खेती कर सकता हूँ। लेकिन भाई, सरकार को गरीब की बात पे कब विश्वास आया है। इसलिए अर्नेस्ट ने खुद ही डिसाइड किया कि मैं अपनी जमीन खोदूंगा, शायद नसीब अच्छा हो और पानी मिल जाए। शायद मेरे खेत दोबारा हरे भरे हो जाएं और मैं अपनी फैमिली को इस प्यास से बचा लूं। एक दिन की बात है दोस्तों, ऑनेस्ट अपने खेत में था जहां वो पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी दो चोर आ गए। ये दोनों उस मशीन को चुराने आए थे जो अर्नेस्ट यूज कर रहा था। अर्नेस्ट ने तुरंत अपनी गन उठाई और दोनों के सामने खड़ा हो गया। चोर समझ गए कि अब बचना मुश्किल है तो एक्टिंग करने लगे। बोले, भाई हम तो दूर से आए हैं, थोड़ा पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। लेकिन दोस्तों, असली में ये दोनों चालाक चोर थे। जैसा ही मौका मिला उन्होंने अपने पास रखा गन निकाल लिया ताकि अर्नेस्ट को ही गोली मार दे। लेकिन अर्नेस्ट तो हर रोज ऐसे ही चोरों से निपटता था। जैसा ही उन्होंने गन उठाया, अर्नेस्ट ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया और दोनों चोर वहीं पर खत्म हो गए। सोचो जरा, हालात ऐसे हो गए थे कि लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए थे। अर्नेस्ट वापस अपनी मशीन चेक करने गया, पर बेचारे का दिल टूट गया। जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा था ना, अब वो भी खत्म हो चुका था। मतलब अब उसे नया गड्ढा खोदना पड़ेगा और वहाँ नई मशीन लगानी होगी। इसीलिए अर्नेस्ट अपने बेटे जेरोम को लेके गया वाटरमैन के पास। वाटरमैन एक ऐसा ग्रुप था जो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था। उनका काम था बड़े बड़े मशीन जमीन के अंदर लगाना और जितना पानी निकाल सके निकालना, फिर वो पानी सिटी में रिच लोगों तक भेजना। इसी वाटरमैन के बीच एक आदमी था जिसका नाम था मैक्स। अर्नेस्ट का उससे थोड़ा कनेक्शन हो गया था। अर्नेस्ट ने उससे बोला, भाई सुन, तुमने यहाँ बड़ी मशीन लगाई है ना, मेरे फार्म पे जो थोड़ा बहुत पानी आता था वो भी बंद हो गया। तुम अपनी लाइन जरा साइड कर दो, शायद मेरे फार्म को थोड़ा पानी मिल जाए। मैक्स बोला, ये मेरा काम नहीं है, अगर बात करनी है तो हमारे बॉस के पास जाओ। अर्नेस्ट को पता था बॉस तो कभी सुनने वाला नहीं है। बेचारा चुपचाप जेरोम को लेके घर की तरफ वापस निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब किसी का नसीब खराब हो तो मुसीबत खुद चल के आती है। वापस आते वक्त अर्नेस्ट के गधे का पाँव पत्थर से टकरा गया। बेचारा गधा गिर गया और उसका पैर टूट गया। वैसे ही वो पहले से प्यास से परेशान था, अब पैर टूटने के दर्द में और भी तड़पने लगा। अर्नेस्ट ने उसकी हालत देखी और मजबूरी में उसे वहीं पर मारना पड़ा ताकि उसका दर्द खत्म हो जाए। बेचारा अर्नेस्ट, एक और जख्म उसकी जिंदगी में लग गया। अब दोस्तों, अर्नेस्ट की जिंदगी और भी मुश्किल मोड़ पर आती है। गधे को मारने के बाद बेचारा सीधा एक ऑक्शन हाउस जाता है। यहाँ पे पुराने रोबोट्स रिपेयर होते हैं और बेचे जाते हैं। अर्नेस्ट आया था एक रोबोट लेने ताकि आगे चलकर डिलीवरी का काम संभाल सके। ऑक्शन में एक आदमी आता है जिसका नाम है फेलम। वो भी वही रोबोट खरीदने के लिए आया था। बिडिंग होती है, थोड़ा टेंशन क्रिएट होता है, लेकिन आखिर में अर्नेस्ट रोबोट जीत जाता है। अर्नेस्ट और उसका बेटा जेरोम खुश हो जाते हैं, कम से कम एक यूजफुल चीज तो मिल गई। फिर दोनों चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ जहाँ कैथरीन एडमिट है। कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट में कैथरीन की टांगे खराब हो गई थी, वो चल नहीं पाती, इसलिए उसे एक ऐसे सिस्टम में रखा गया है जिसमें वायर्स लगे होते हैं जो उसकी बॉडी को चलने में हेल्प करते हैं। लेकिन अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सिस्टम घर ला सके, इसलिए पूरी फैमिली को कैथरीन से मिलने के लिए हॉस्पिटल ही आना पड़ता है। हॉस्पिटल के बाहर अर्नेस्ट की मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम है बॉबी। बॉबी अर्नेस्ट का पुराना दोस्त था। बेचारा मेंटली वीक भी था और घर भी नहीं था। अर्नेस्ट अपना थोड़ा सा पानी भी उसको और उसके परिवार को दे देता है। सोचो दोस्तों, खुद अर्नेस्ट पानी के लिए तड़प रहा है, लेकिन दिल का इतना साफ है कि दूसरों को दे देता है। अब जैसा ही अर्नेस्ट घर लौट रहा था, वहाँ फेलम आ जाता है और कहता है, भाई मुझे तेरा रोबोट चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन अर्नेस्ट जानता था कि फेलम एक नंबर का फ्रॉड है, जो रोबोट ले लेगा वापस कभी नहीं करेगा। इसलिए अर्नेस्ट सीधा उसकी डिमांड को मना कर देता है। और यहीं पे दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि असल में फेलम और अर्नेस्ट की बेटी मैरी का एक अफेयर में है। अर्नेस्ट अपनी बेटी को कितनी बार समझा चुका था, बेटा फेलम अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहो। लेकिन मैरी अपने फादर की बात नहीं मानती। उसने तो अपने बाप से नफरत करना शुरू कर दिया फेलम की वजह से। और भाई सच बोलो तो पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। अगर बच्चे बात ना माने तो बुरी चीजें उनके साथ जरूर होती हैं। शायद मैरी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सीन शिफ्ट होता है। अर्नेस्ट फिर से एक नई जगह पर गड्ढा खोद रहा है। उम्मीद है शायद यहाँ से पानी निकल आए, लेकिन बड़ी बड़ी प्राइवेट मशीन्स ने इतना ज्यादा पाइप बिछा रखा है कि पूरा एरिया ही सूख गया है। यहाँ भी अर्नेस्ट को डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। गड्ढा खोदते वक्त वो जेरोम से बात कर रहा होता
जाता है। कहता है, बेटा जब मैं सिटी गया था ना, मैंने एक लड़की देखी, उसके बाल छोटे थे लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। तू तो बड़ा हो गया है, अगर चाहे तो मैं उससे बात करवा दूं तेरे लिए। पता नहीं हम लोग इस हालत में कितना और जी पाएंगे, इसलिए जितने दिन बचे हैं उन्हें खुशी से जीना चाहिए। बाप और बेटा थोड़ी देर के लिए हंसी मजाक करते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अर्नेस्ट घर लौटता है, मैरी उससे सीधा बोलती है, पापा मुझे पैसे चाहिए, मैं फिल्म के साथ जा रही हूँ, मुझे यहाँ दम घुटता है। अर्नेस्ट का दिल टूट जाता है। वो कहता है, बेटा मैंने तुझे बचपन से पाला है, तुझे सब कुछ देने की कोशिश की है और तू आज ऐसे बोल रही है। मैरी चीख कर जवाब देती है, हम यहाँ जी नहीं रहे, सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अर्नेस्ट समझाता है लेकिन मैरी नहीं मानती। मजबूरी में अर्नेस्ट उसे एक कमरे में बंद कर देता है, दरवाजों पे ताले लगाता है, विंडोज पे कील ठोकता है ताकि मैरी फिल्म से ना मिल पाए। फिर अर्नेस्ट डिसाइड करता है कि वो सिटी जाके सप्लाईज ले आएगा, लेकिन जैसे ही घर के अंदर देखता है उसका रोबोट गायब होता है। अर्नेस्ट तुरंत समझ जाता है ये काम फिल्म का ही है। गुस्से और टेंशन में वो सीधा वाटरमैन के पास जाता है ताकि पूछ सके कि फिल्म यहाँ आया था या नहीं। लेकिन जैसे ही अर्नेस्ट उनके पास पहुँचता है, मैक्स और बाकी वाटरमैन उस पर टूट पड़ते हैं। वो उसे मार मार के कहते हैं, तूने हमारे सप्लाईज चुरा लिए, हमारी मेहनत की चीज तूने बेच दी। अर्नेस्ट चीख कर कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या, मैं तो खुद यहाँ आया था पूछने के लिए कि मेरा रोबोट आया है या नहीं, तुम लोग उल्टा मुझे ही मार रहे हो। और दोस्तों, यहीं पे अर्नेस्ट को समझ आ जाता है कि असली गेम कुछ और ही चल रहा है। अर्नेस्ट को अब असली राज समझ आ चुका था। सप्लाईज चोर करके खाने पीने वाला और कोई नहीं, फिल्म ही था। अर्नेस्ट ने गुस्से में गन निकाला और सीधा फिल्म के सर पे तान दिया। चल मेरे साथ। अभी चलता है वाटरमैन के पास और सबको सच बताता है, चोर तू है, मैं नहीं। दोनों रात भर थके हुए थे और अर्नेस्ट तो वैसे भी खून बहने की वजह से कमजोर हो चुका था और ऊपर से उसका पानी भी खत्म हो गया था। तभी फिल्म मक्तार मुस्कान के साथ बोलता है, अर्नेस्ट भाई थोड़ी शराब बची है सप्लाईज में से, अगर तू चाहे तो हम दोनों बांट कर पी लेते हैं। पानी तो खत्म हो गया, बिना इसके दोनों प्यास से मरेंगे और वाटरमैन ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देगा, तू बच जाएगा। बेचारा अर्नेस्ट थकान और प्यास के बोझ के आगे हार जाता है। वो हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अपना होश ढीला करता है, फिल्म झट से उसके हाथ की रस्सी खोलकर अर्नेस्ट पे ही अटैक कर देता है। खून से लथपथ अर्नेस्ट जमीन पे गिर जाता है और वो जालिम फिल्म उसके मुंह में जबरदस्ती शराब डाल देता है। और दोस्तों, ये सारी चाल इसीलिए थी ताकि जब वाटरमैन उसे देखे तो लगे कि अर्नेस्ट ही चोर था, सप्लाईज का लेकर उसने ही चुरा कर पिया था। और बस जिंदगी भर ईमानदारी से जीने वाला अर्नेस्ट वहीं खून में लिपटा हुआ छोड़ दिया जाता है। उसे रोबोट के साथ बांधकर फिर से दुनिया को बेवकूफ बनाया जाता है कि रोबोट अपने मालिक पर ही चढ़ गया और अर्नेस्ट की मौत का सबब बना। दोस्तों, क्यों हमेशा अच्छे इंसान के साथ बुरा ही होता है। अगला सीन, जेरोम अपने बाप के खून से लथपथ लाश के बाद टूट चुका था। उसका सारा गुस्सा अब रोबोट पर निकल रहा था। बेचारा लोहे का आदमी जो सच में बेगुनाह था, उस पर जेरोम मुक्के मार मार के रो रहा था। तभी आ जाता है वही फिल्म, मक्कार चेहरे पर झूठी मुस्कान लेके कहता है, अरे जेरोम, रोबोट तोड़ने से क्या मिलेगा, कल को यही रोबोट तेरे काम आएगा और तू फिक्र मत कर, अब मैं हूँ ना तेरा फैमिली, मैं ही तुझका संभालूंगा। दोस्तों, क्या खूनी कभी मसीहा बन सकता है? यहाँ तो वही हो रहा था। अगला सीन और ज्यादा खौफनाक है। फिल्म सीधा मैक्स के पास जाता है और बोलता है, मुझे अर्नेस्ट की जमीन तक पानी चाहिए, पाइपलाइन डलवा दे। मैक्स गुस्से में कहता है, मैं तेरा नौकर हूँ क्या, जो तू बोलेगा मैं करूंगा। पर फिल्म चालाक था, उसने मैक्स का ही छुरा दिखाया और बोला, याद है ये अर्नेस्ट ने तुझे मारते वक्त तुझसे छीना था और मैं ये उसकी लाश के पास से उठा के लाया हूँ, तेरे नाम का लिखा है इस पे। सोच, कल को मैं सबको बोलूं कि अर्नेस्ट को तुझने मारा और रोबोट पे इल्जाम डाला, तब क्या करेगा? मैक्स के हाथ पैर फूल जाते हैं और मजबूरी में वो फिल्म की बात मान लेता है। और दोस्तों, छुप करके अर्नेस्ट की जमीन पर पाइपलाइन डलवा दी जाती है। जमीन पर पानी आता है, खेतों में हरियाली लौट आती है, फसल उगने लगती है और गाँव वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन असली सच तो ये है कि इस खुशी के पीछे खून छुपा है, अर्नेस्ट का खून। और वहीं दूसरी तरफ मैरी और फिल्म के रिश्ते की वजह से मैरी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। कहानी अब और ज्यादा उलझने वाली है। शादी की तैयारी होती है, फिल्म और मैरी की शादी हो जाती है। फिल्म बाहर से तो खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हमेशा याद आता था ये सब अर्नेस्ट का था। मैरी भी, ये जमीन भी, मैं उसका सब कुछ छीन कर बैठा हूँ। लेकिन दोस्तों, उस शैतान का पाप यही नहीं रुका। कुछ बैंक के एम्प्लॉयज आते हैं और सीधा फिल्म के पैरों तले जमीन खींच लेते हैं। वो बोलते हैं, जो फसल उग गई है वो भी बैंक की है, क्योंकि अर्नेस्ट मर गया और कर्जा भी बचा है। अगर एक हफ्ते में पैसे ना मिले तो ये जमीन भी हमारी होगी। फिल्म गुस्से में कहता है, नहीं, ये सब मेरा है। लेकिन दोस्तों, बैंक वाले सुनते ही नहीं। फिर फिल्म अपने पाप का नया चाल चलने लगता है। वो जेरोम को बोलता है, मैं रोबोट को बेच रहा हूँ ताकि बैंक का लोन चुका दो। लेकिन असली में रोबोट नहीं, रॉबी के बच्चे को धोखे से ले जाता है और बेच डालता है। बेचारी माँ और रॉबी को अंदाजा भी नहीं होता। जैसे ही रॉबी को खबर मिलती है, वो भाग के फिल्म से लड़ने जाता है। पर दोस्तों, बच्चे को बेचने वाले लोग इतने खतरनाक होते हैं कि रॉबी को गोली मारकर मार डालते हैं और फिल्म खुद भी मुश्किल से बचकर भागता है। अब सोचो, मैरी का बाप अर्नेस्ट पहले ही गया, अब रॉबी भी मर गया और बच्चा भी चला गया। जुल्म पे जुल्म हो रहा था। पर दोस्तों, कर्म अपना काम करने वाला था। उसी टाइम जब रॉबी और
फेलोम पर गोली चल रही थी, कुछ गोलियां रोबोट को भी लग गई और उसकी डिफॉल्ट सेटिंग रीसेट हो गई। अब वो चल पड़ा अपने असली मालिक के पास, एक शहर के आदमी कैल्विन के पास। जैसे ही कैल्विन रोबोट को देखता है उसकी आंखें फट जाती हैं। वो बोलता है, ये तो अर्नेस्ट का रोबोट था। वो तुरंत रेडियो पर अर्नेस्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो पे बात सुनता है जेरोम। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि फेलोम तो हमेशा बोलता था कि रोबोट खराब हो गया, खत्म हो गया, पर अब कैल्विन कह रहा था कि रोबोट उसके पास है। जेरोम सोचता है अगर रोबोट वापस मिल जाए तो शायद सच सामने आ जाए और वो शहर जाने का फैसला करता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि जेरोम अभी 18 साल का भी नहीं था और शहर के गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। तभी एंट्री होती है एक लड़की की, अना। अना जेरोम को बोलती है, मैं तुझे छुप के शहर भेज सकती हूँ, थोड़े पैसे दो। जैसे ही जेरोम अना को देखता है उसकी याद आती है अपने बाप अर्नेस्ट की, क्योंकि अर्नेस्ट उसे एक दिन एक छोटी बालों वाली लड़की के बारे में बताता था और अना बिल्कुल उसी जैसी थी। खैर, अना जेरोम की मदद करती है और उसे छुप के एक लगेज ट्रेन में शहर भेज देती है। वहाँ जेरोम मिलता है कैल्विन से। कैल्विन रोबोट को रिपेयर करके उसे जेरोम को वापस देता है और यहीं आता है ट्रूथ बॉम्ब। रोबोट के अंदर एक कैमरा सिस्टम था जो लेजर बीम की मदद से ब्लरी वीडियो रिकॉर्ड करता था। जेरोम जब फुटेज देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि फेलोम ने ही अर्नेस्ट को मारा था, उसे बांध के रोबोट के साथ छोड़ दिया था ताकि सबको लगे रोबोट ने अपने मालिक को मार दिया। जेरोम का दिल तो टूट जाता है, लेकिन अब उसे सच पता चल गया था। वो घर वापस आता है पर मैरी को सच नहीं बताता क्योंकि मैरी प्रेग्नेंट थी और सच सुनकर उसका दिल टूट जाता। जेरोम एक और चाल चलने का फैसला करता है। वो एक झूठी चिट्ठी लिखता है जिसमें लिखा होता है कि रॉबी जिंदा है और उसे वहीं बुलाता है जहां अर्नेस्ट मरा था। फेलोम चिट्ठी पढ़ता है और तुरंत समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन जानने के लिए वहीं जगह चला जाता है। और दोस्तों, जैसे ही वो पहुंचता है एक पुराना गड्ढा था जमीन पर। फेलोम उसमें गिर जाता है, उसका पैर टूट जाता है। वो चीखता है मदद के लिए। तभी आता है जेरोम हाथ में गन लेकर। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। फेलोम समझ जाता है जेरोम को सब पता चल गया है, ये पूरा प्लान उसका था। वो रोककर बोलता है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। देख मैंने मैरी और तुझे कितना संभाला, अगर मैं मर गया तो मैरी ये दुख सह नहीं पाएगी। लेकिन जेरोम उसकी एक नहीं सुनता। वो सीधा जाता है और उसको गोली मारकर खत्म कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद वो रोबोट की मेमोरी भी डिलीट कर देता है ताकि मैरी कभी ये सब देख ना पाए। उसकी चाहत ये थी कि मैरी को कभी असली सच का पता ही न चले। कुछ दिन बीत गए। मैरी रोज उदास रहती थी कि क्यों फिल्म वापस घर नहीं आया। तब जेरोम उससे कहता है, वो कभी अच्छा इंसान था ही नहीं, उसने तुम्हें छोड़कर भाग जाना बेहतर समझा। ये बात सुनकर मैरी का दिल टूट जाता है। उसके दिल में जो मोहब्बत थी फिल्म के लिए वो धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है और इस तरह जेरोम अपना बदला आराम से ले लेता है। इसके बाद जेरोम और मैरी मिलके अपनी जिंदगी नई शुरू करते हैं। उन्हें एक खेत मिल गया था और अब वो क्रॉप्स उगा कर बेचने लगे ताकि पैसे जमा करके अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर ला सके। और दोस्तों, इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।